ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? Can you all see the screen, beta? Yes. sir. ओके, तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अक्रूवल कंसेप्ट। ध्यान से सुनिए और समझिए। हाँ, ओके। पहली बात, हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। ओके, मैं ले लेता हूँ ईयर 1819, 2018, 2019। इस पीरियड में, अच्छा ये भी एक प्रिंसिपल आएगा जो हम पढ़ेंगे उसमें, इस ईयर में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इस ईयर में रिकॉर्ड करते हैं ना। तो चलिए पहली बात, ये मेरा ईयर शुरू हुआ, यहाँ पे मेरा ईयर एंड हुआ। ये है मेरा 1/4/2018 से लेकर ये हो गया 31 मार्च 2019। ओके, 31 मार्च खत्म हुआ, जैसे ही अगला दिन शुरू, तो उस दिन से अगला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया। ये अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा कब से? 1/4/19 से कब तक? 31 मार्च 20 तक। इतनी चीजें क्लियर है? ये है अकाउंटिंग ईयर 1819, ये है अकाउंटिंग ईयर 1920। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, आई विल रिक्वेस्ट प्लीज जिनके माइक ऑन है वो प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। जब आपको बोलना हो तभी आप माइक को अनम्यूट कीजिएगा, तब तक प्लीज माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आकाश, हेलो आकाश, कैन यू हियर मी? सो थैंक यू। नाउ अब सुनिए, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमने चले सेल किया, कब सेल किया? तो चले हमने गुड सेल किया 1 फरवरी 2019 को। ओके ना, हमने 1 लाख रुपीज का क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट में गुड्स बेचा 1 लाख रुपीज का। इसका पेमेंट, ये पेमेंट आया मेरे पास 1 मई 2019 को। अच्छा, ये दोनों इवेंट एक ही ट्रांजेक्शन, एक ही अकाउंटिंग ईयर में हो रहे हैं या अलग अलग? अलग अलग। वेरी गुड, अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में हो रहे हैं, है ना? ना, Yes, sir. तो मुझे एक चीज बताइए, ये 1 लाख रुपीज यहाँ पे पेमेंट आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। ये 1 लाख रुपीज कौन से अकाउंटिंग ईयर में एज एन इनकम रिकॉर्ड होंगे? 1819 में या 1920 में? 1819. बस यही तो कंसेप्ट था। दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट, कि एक्सपेंस या इनकम अगर वो ड्यू हो गया है तो उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सैलरी है ना। सैलरी हम कैसे पे करते हैं? इस महीने की सैलरी अगले महीने, मतलब अप्रैल की सैलरी मई, मई की सैलरी जून, जून की सैलरी जुलाई, ऐसे सो ऑन, है ना। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ जो मार्च मंथ की सैलरी है वो कब पे करेंगे? अप्रैल। अप्रैल में। मतलब मैंने मार्च की सैलरी पे किया अप्रैल में, तो वो, अच्छा कौन सी ईयर में रिकॉर्ड करूं, 1819 में या 1920 में? हाँ 1819। 1920. 1920. 1920. अच्छा एक मिनट, 1920 बोलने वाले कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड। आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? वो एक्सपेंस कौन से ईयर का है? 1819। पे कब कर रहे हो? 1920। तो रिकॉर्ड कब करेंगे? मतलब रिकॉर्ड मतलब उसको कौन से ईयर का एक्सपेंस मानेंगे, 1819 या 1920? 1819। वेरी गुड। अक्रूवल का कंसेप्ट ही ये है
दैट अक्रूवल कंसेप्ट में एक्सपेंस हो या इनकम, अगर वो ड्यू हो गया है तो उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लो। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, Yes, sir. आपको एक एग्जांपल और देता हूं, समझो। अब ऐसा हुआ कि 15 मार्च को, 15th ऑफ मार्च, ठीक है, यहाँ पे 15th ऑफ मार्च 2019 को एक बंदा आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर ये काम करो, ये 2 लाख रुपए रखो एज एन एडवांस और मुझे गुड्स भेज देना। मेरे पास कुछ, मैं जो गुड्स भेजता हूँ ना वो कस्टमाइज होते हैं, उनको टाइम लगता है। तो वो बोलता है कि सर अभी मत बेचना, आप अभी मत भेजना, आप है ना ये 2 लाख रुपए एडवांस रख लो, है ना, और जब गुड्स बन के आ जाएंगे तब मुझे दे देना। तो बताइए ये मेरी इनकम हुई या नहीं हुई? Will it be considered as my income or not? अरे हाँ ना नहीं, कुछ तो आंसर आया। Sir, no idea. नो आइडिया, गेट आइडिया। ओके, अच्छा तो और कोई बता सकता है? ये 2 लाख रुपए उसने मुझे गुड्स के लिए एडवांस में दे दिए हैं। स्मृति बेटा प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए बेटा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताइए, चलिए 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 जल्दी से बताइए, कोई तो बताइए, कुछ हिंट, कुछ फिर गैस। से रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? वापस रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। 15th ऑफ मार्च को एक बंदा आपके यहाँ आया, ठीक है, और आपको बोलता है काम करो, मतलब समझो मेरे यहाँ पे है ना, मैं साड़ी बेचता हूँ, ठीक है, मैं साड़ियाँ बेचता हूँ, मैं टेक्सटाइल का बिजनेस है। 15 मार्च को मेरा एक बंदा आया, मेरे को बोलता है सर ये 2 लाख रुपए एडवांस रखो और ये गुड्स मुझे चाहिए, ये बना के भेज देना। तो ये मेरे कौन से ईयर की इनकम मानी जाएगी? अच्छा, मैं आपको ये भी, चलिए थोड़ा सा मैं एड ऑन कर देता हूँ। इस बंदे को हमने गुड्स सेंड किए 10th ऑफ अप्रैल 2019, तो ये मेरे कौन सी ईयर की इनकम है? आपने कौन सी डेट को सेल किया? 10 अप्रैल 10th अप्रैल 2019। 18 की इनकम होगी क्योंकि वो मार्च में ऑर्डर लेने आया था ना। हाँ, तो ये जो आपकी जो इनकम होगी वो 2018 की। ये आपके लिए एक नया कंसेप्ट है जो आप नई चीज सीख रहे हो। अच्छा, उसने 2 लाख रुपए एडवांस दिया, क्या यहाँ पे बिल बना? आंसर इज नो। गुड्स सेंड ही नहीं किए, गुड्स बेचे ही नहीं, सेल का बिल बना ही नहीं, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ही नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर सेल का बिल बनता, अगर आप गुड्स बेचते तो सेल का बिल बनता और सामने वाले पे ऑब्लिगेशन आता पे करने का, उसने खाली आपको एडवांस दिया है, सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम जब तक बिल ना बने, जब तक गुड्स ना सेंड करो। तो ये इनकम मानी जाएगी 1920 की, क्योंकि बिल यहां बन रहा है, सेल यहां हो रहा है, ऑब्लिगेशन यहां क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. सो अक्रूवल कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि चाहे इनकम हो या एक्सपेंस, अगर वो ड्यू हो गया है, अगर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है, तो आपको उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। पेमेंट कब आया उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब सबको क्लियर हो गया अक्रूवल कंसेप्ट? Yes. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। तो ये थे हमारे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस।
आज के बाद कोई भी आपको पूछेगा व्हाट आर दीज 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, क्या बोलेंगे आप? अरे क्या बोलेंगे आप? What are these 3 fundamental accounting assumptions? Going concern assumption, Very good. consistency assumption, Very good. accrual. accrual Very assumption. good. Accrual assumption. ठीक है, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है. Now, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तरफ. Now, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग एंटिटी. एंटिटी कंसेप्ट बोल सकते हैं, एंटिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज मनी मेजरमेंट. थर्ड accounting period. Fourth, full disclosure. 5, materiality principle. इन सब के आगे नाम प्रिंसिपल लिखिएगा. नंबर 6, prudence, और इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म. नंबर 7, कॉस्ट कंसेप्ट. नंबर 8, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल. नंबर 9, ड्यूअल एस्पेक्ट. नंबर 10, रेवेन्यू recognition. And number 11, verifiable objective. ओके, ये 11 प्रिंसिपल्स हैं, ये 11 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमें देख रहे हैं. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रिंसिपल से, दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी. बहुत इजी कंसेप्ट है ये. अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ऐसा बोलता है दैट बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी. बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. अच्छा, आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी आपको, शायद हमने पढ़ा है या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है. इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं दैट कैपिटल इज द liability of business towards the owner. इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल? जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो वो कैपिटल. अच्छा, ये इन्वेस्ट कर कौन रहा है? Owner. ओनर. तो ओनर जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो ऐसा माना जाता है दैट ओनर जो है वो बिजनेस को पैसा दे रहा है. क्यों दे रहा है? बिजनेस करने के लिए.
अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अच्छा, तो किसका पैसा है और कौन ले रहा है? पैसा किसका है ये? ओनर का पैसा है, बिजनेस ले रहा है ना? तो किसके लिए असेट और किसके लिए लायबिलिटी? है। ओनर के लिए एसेट और बिजनेस के लिए लायबिलिटी। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो ओनर और बिजनेस का अकाउंटिंग अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो जब ओनर का अकाउंट बनेगा, उसमें हम ऐसा बताएंगे कि ओनर ने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, उसके लिए असेट है। और जब बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे, उसमें हम लायबिलिटी में बताएंगे कि इतना पैसा जो है वो ओनर का है, जिसका नाम क्या है? कैपिटल। और ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये लिखा है दैट बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, सबको बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा अच्छे से। किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, कुछ चीज ना समझ में आए, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, है ना? सोचिएगा मत। ओके, काफी सारे स्टूडेंट आई थिंक मिसिंग है। ये सुमन किसके बैच में है? आपके क्लास, आपकी में है क्या? सुमन करके एक स्टूडेंट थे जो 11th में या 12th में है। 11th में शायद। ओके, एक और स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रहा है जो हर बार दिखता है। ओके, चलिए, तो कोई इशू नहीं है। पहला कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी, क्या याद रखना है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमें ये याद रखना है दैट बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी, सो दैट इज व्हाई capital is the liability of business towards the owner. Clear? अरे हुआ क्या? यस सर। यस यस सर। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट। अच्छा, मनी मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? तो इस प्रिंसिपल में सिर्फ इतना सा लिखा है दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? यस सर। थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31st। Very good. It starts from 1st April and it ends on 31st March. 31st of March. मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए न्यू ईयर कब आता है? 1st अप्रैल को आता है, 1 अप्रैल। है ना? तो 1st अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा और एंड कब होगा? 31st मार्च को। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में ये लिखा है कि इस पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इसी ईयर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अक्रूवल कंसेप्ट। इज इट क्लियर? यस सर। कुछ भी डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछते जाइएगा, नहीं समझ में आए तो भी प्लीज, है ना? अच्छा, ओके, सो दिस वाज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बहुत बेसिक है। इस ईयर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी चीजें होंगी वो इस ईयर में रिकॉर्ड की जाएंगी। अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1st अप्रैल से और एंड होगा 31st मार्च। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फुल डिस्क्लोजर? आपने कहीं ऐसा सुना है आई विल डिस्क्लोज यू, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा? सुना है ऐसा कहीं पे? हाँ सर, सुना है। सुना होगा यस ना? सर, सीआईडी में सुना है। यस, वेरी हाँ गुड। भाई, लेडीज सुना है। नाइस नाइस नाइस। तो आपने सीआईडी में सुना है। तो यहाँ पे हमें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में सिर्फ इतना ही सीखना है या इतना ही पढ़ना है दैट फुल डिस्क्लोजर का मतलब
अकाउंटिंग करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारे यूजर्स को चाहिए। ओके, हम कोई भी चीज छुपाने नहीं वाले हैं। जो भी चीज इन्वेस्टर को चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर को चाहिए, उसको वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जानी चाहिए। ओके, कोई भी चीज हम छुपाएंगे नहीं, है ना। जिस फॉर्मेट में बोला हो, गवर्नमेंट कई बार बोलती है कि आपको ये सब देना है तो वो दे देंगे। जो भी चीजें देनी है वो सारी हम फुल डिस्क्लोज कर देंगे हमारे लेंडर्स को, हमारे क्रेडिटर्स को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको भी आपको सारी चीजें डिटेल देनी है वो आप फुल डिस्क्लोज दे देंगे। आप कोई भी चीजें छुपाएंगे नहीं। छोटी से छोटा मटेरियल फैक्ट, अब हम जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको और पार्ट बताऊंगा कि मटेरियल फैक्ट क्या होते हैं, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। बट फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया? बोलिए। वापस से, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। तो बताइए फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? सर नो आइडिया। अभी तो बताया। क्या बोला मैंने फुल डिस्क्लोजर में? वापस से बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स को चाहिए वो हम उन्हें पूरा बताएंगे, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन हम छुपाएंगे नहीं। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी जिससे उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि हम इसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें, क्या करें। तो हमारे लेंडर्स को, हमारे क्रेडिटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम पूरी तरह हम उनको बताएंगे। कोई भी चीजें हम छुपाएंगे नहीं। यस क्लियर हो गया यस। सबको? यस सर। 3 जनों का ही जवाब आया है, बाकी के सब कहाँ हैं? यस सर। यस सर 4, यस बाकी सर। 5। Yes. Yes, sir. Okay, okay, okay. Yes sir. Thank you very much for the reply. My next principle is materiality. Now, what do you mean by materiality? सर जो Material, मटेरियल से बिजनेस में यूज होते हैं, वापस बोलिए। जो मटेरियल बिजनेस में यूज होते हैं। जो मटेरियल बिजनेस में यूज होते हैं। अच्छा, और कोई जवाब? What do you mean by material information? Information of material. Information of material. Very good. और कोई? चलिए, 2 बच्चों ने जवाब दिया है। और कोई जवाब देना चाहता है? और कोई ट्राई करना चाहता है? प्लीज ट्राई कीजिए। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ये चिंता मत कीजिए कि आपका आंसर गलत होता है सही होता है। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट ट्राई टू आंसर। जितना आप कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की, आंसर देने की, उतना आपको मजा भी आएगा और पता भी चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है मटेरियलिटी के बारे में, मटेरियल इंफॉर्मेशन के बारे में। आप मुझे बताइए, कोई और बताना चाहता है? सर मटेरियल इंफॉर्मेशन जनरली वो होती है जो एक रीजनेबल इन्वेस्टर जानना चाहेगा जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। वेरी गुड। तो सुनिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर के लिए, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए, है ना, चाहे वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा हो सकता है कि एक इंफॉर्मेशन किसी एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है तो दूसरे के लिए फालतू बन जाती है। ओके,
आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमने खुद इसको देखा है, किया है, इसलिए बोल रहा हूँ नाउ। अच्छा, आपने नाम सुना है पॉलीकैब? यस Yes, सर, sir. क्या करता है पॉलीकैब? वायर बनाता है। Yeah, yeah. वायर बनाता है ना। अच्छा, ये वायर किस चीज से बनते हैं? Sorry, sir. सॉरी सॉरी, कॉपर। वेरी गुड, कॉपर से बनते हैं ना। चलो बढ़िया है। अच्छा, आपको पता है एक बार ऐसा हुआ, वन ऑफ माय कलीग, वो हम लोग है ना, वो लोग गए थे इसके लिए पॉलीकैब कंपनी में फॉर ऑडिट पर्पस, है ना, ऑडिट पर्पस के लिए हम पॉलीकैब कंपनी में गए थे। सो हुआ ऐसा कि जो वायर बनते हैं ना कॉपर से, तो इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हैं, मतलब जो कटते हैं, जो गिरते हैं, छोटे मोटे, है ना, जो नीचे कचरे में चले जाते हैं। ठीक है, तो किया क्या जाता है एट द डे एंड, वो सबको जमा किया जाता है, या मतलब एक साइड कर दिया जाता है ना। नाउ, क्या ये कचरा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? ये जो छोटे छोटे तार उड़ते हैं, ये जो कचरे में चले जाते हैं, क्या ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी चाहिए? ऑब्वियसली नो, है ना। Yes, sir. ठीक है, कचरा है, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। ठीक है, बट अब पता है हुआ क्या, जब ऑडिट किया ना, तब ये पता चला कि ये जो तार के छोटे छोटे से इतने इतने से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इनको जमा किया गया पूरे साल, एक जगह पे स्टोर किया गया, और पूरे साल में इन सारे तार की, ये जो टूटा हुआ कचरा है, ये स्क्रैप है, इसकी वैल्यू हुई 8 करोड़ रुपए। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस सर। So the point is yes. Sir. नाउ दिस बिकम्स अ मटेरियल इंफॉर्मेशन, जो कि इन्वेस्टर को पता चलनी चाहिए, जो कि अकाउंटिंग यूजर को पता चलनी चाहिए कि ये भी हमारी एक एडिशनल इनकम है, क्योंकि इसको बेचेंगे तो कुछ पैसा आएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन किसी के लिए मटेरियल होती है और किसी के लिए नहीं भी होती, है ना। अब समझो, बिजनेस में आप ये पेंसिल, रबर, स्टेशनरी, ये सब परचेज करते हो, ठीक है ना, तो क्या वो मटेरियल है? क्या वो इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है? Yes, sir. यस। साल में 1,000 रुपए का अगर रबर, पेंसिल, स्टेशनरी और स्टेपलर, पिन और ये सब आता है, तो इम्पोर्टेंट है। द आंसर इज नो। ठीक है, अगर छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बट अगर साल में 1,00,000 रुपए का स्टेशनरी आता हो तो सर इम्पोर्टेंट है। बस दैट इज द पॉइंट, दैट इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन किसी के लिए मटेरियल है तो दूसरे के लिए नहीं होगी। ओके, सो मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें यही बोलता है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अकाउंटिंग यूजर्स पे इंफ्लुएंस डाल सकती है, जो कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है, जो कि उनका डिसीजन बदल सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको बुक्स में अच्छी तरह डिस्क्लोज करना। ओके, डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है, उस इंफॉर्मेशन में आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसमें क्या बता रहे हैं। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंस, मटेरियलिटी का मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को भी डाउट है अभी भी? बताइए, किसी को डाउट है? No, sir. समझ में आया ना मटेरियलिटी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, है ना। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है दैट फ्यूचर में अगर इनकम होने वाली है,
या फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना। तो लिखा सिर्फ इतना है दैट बीइंग नेगेटिव, हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव होके चलना है। हमें ये सोचना है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से पैसा साइड पे निकाल के रख दो, प्रोविजन बनाते हैं कि भाई ये लॉस होने वाला है, इसको बुक्स में एक बार लायबिलिटी बना के रख लो। बट अगर फ्यूचर में कोई इनकम या प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। क्या बोला मैंने? नेगेटिव साइड से जाने का। यस, नेगेटिव सोचने, वैसे तो हम ऐसे बोलते हैं कि लाइफ में बेटा हमेशा पॉजिटिव रहो, बट अकाउंटिंग ऐसा बोलता है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव रहना पड़ेगा। सोचना ऐसा है कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उसके लिए पैसा साइड पे निकाल के रख दो, उसका प्रोविजन बना के रख लो। नाउ उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। हुआ ऐसा कि ये सार्थक है ना, हमारा सार्थक है ना, हाँ सार्थक। अच्छा सुनो, सार्थक ने क्या किया, सार्थक ने कार मैन्युफैक्चरिंग किया, है ना। सार्थक ने कार बनाई, ठीक है, जो कि पानी से चलती है ना। नाउ हुआ क्या कि उसने है ना किसी कंपनी का पेटेंट कॉपी कर लिया, मतलब कहीं से उसको मिल गया कि क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे करना है, उसने कुछ कॉपी वॉपी कर लिया। उस कंपनी ने सार्थक की कंपनी के ऊपर केस कर दिया। चलो एक काम करो, इमेजिनरी केस की जगह मैं आपको एक्चुअल केस बताता हूँ, छोड़ो मैं आपको एक्चुअल केस ही बताता हूँ। अब हुआ क्या ना, देयर वाज एन केस बिटवीन होंडा कंपनी जो कि कार बनाने वाली है एंड Hyundai कंपनी। आपको पता है ना Hyundai और होंडा की कार जाती है। यस सर। होंडा की कार होंडा सिटी, Hyundai की कार वर्ना। नाम सुना है दोनों कार का आपने? यस सर। नाउ ये दिस इज एन एक्चुअल केस है। ऐसा हुआ था। अब हुआ ऐसा कि होंडा सिटी का नया मॉडल लॉन्च किया गया एंड Hyundai कंपनी का भी वर्ना का नया मॉडल लॉन्च किया। बात इतनी सी हुई कि जो कार का डिजाइन था ना, मैं थोड़ा सा मेरा ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज। भावनाओं को समझिएगा। ओके नाउ ऐसा कोई डिजाइन है, वैसा कार का जो भी है आपका आता है। नाउ हुआ ऐसा कि होंडा कंपनी ने और Hyundai कंपनी, आप देखिएगा ये अभी भी जो कार्स बनती है ना, आपको ये इस कार में अभी भी ये चीजें दिखेंगी। तो आप वर्ना या होंडा सिटी देखोगे ना, तो उस कार के अंदर इस इधर से लेकर एक लाइन जाती है ऐसी उभरी हुई छोटी सी, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इसका एक डिजाइन है जहाँ पे एक उभरी हुई सी लाइन है जो कि ऐसे स्लैंट में जाती है। कभी ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो तो कोई होंडा सिटी दिखे या Hyundai की वर्ना का मॉडल दिखे तो ध्यान से देखिएगा। तो सुनो हुआ क्या, अब होंडा ने भी सिटी में ये डिजाइन दे दिया, Hyundai ने भी ये दे दिया, है ना। अब हुआ ऐसा कि Hyundai बोलता है कि यार ये तो मेरा डिजाइन था, होंडा ने इस डिजाइन को चोरी किया है ना। Hyundai ने केस कर दिया होंडा पे 400 करोड़ रुपए का कि भाई तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया, पैसा दो। कोर्ट में केस हो गया, ठीक है। अब कोर्ट में केस चल रहा है ना। अच्छा, अगर होंडा कंपनी ये केस जीत गई तो पैसा देना पड़ेगा? नहीं सर। नहीं ना। अच्छा, अगर होंडा कंपनी ये केस हार गई तो देना 400 पड़ेगा। करोड़ का नुकसान। 400 करोड़ का नुकसान, पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये होंडा का लॉस है है ना सर, 400 यस करोड़ सर। जा रहे हैं। तो अब होंडा इसको रिकॉर्ड करे या नहीं करे? सर करेगी। तो अब
इसमें थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ, ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझा हुआ है। एडवांस लेवल में ऐसा होता है कि अगर इसके होने के चांसेस 50% से ज्यादा है, आपको लगता है कि भाई ये 70-80% चांसेस है कि हम केस हार जाएंगे, है ना, तो ये 400 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से इस लॉस के लिए अभी से प्रोविजन पैसा साइड पे निकाल के रखो प्रॉफिट में से, कि ये लॉस हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, उसी जगह ये केस जीतने के चांसेस 80% समझो Hyundai के हैं, तो Hyundai का तो प्रॉफिट हो गया, तो क्या Hyundai इसको रिकॉर्ड करेगी? नो सर। नो आंसर सर। इज नो, क्योंकि प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, बट अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आपको पता है, दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो उसके लिए पैसा साइड पे निकालो और क्या बना दो? प्रोविजन। लायबिलिटी बना के प्रोविजन, प्रॉफिट में से पैसा साइड पे निकाल के रख दो। क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। क्लियर है ना बेटा? यस सर। किसी को भी डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर। ओके, सर जिसमें प्रॉफिट होता है वो किस में लिखा जाएगा बाद में? वो मतलब लिखा नहीं जाएगा, जब वो प्रॉफिट अक्रू होगा, जब वो प्रॉफिट मिलेगा, तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। समझो ये समझो केस चला 5 साल, तो 5 साल तक हम इसको ये होंडा जो है वो उसको लायबिलिटी में बताता रहेगा कि पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है ना। बट Hyundai वाला जब ये समझो केस ये Hyundai जीत गया, तो जब उसको पैसा मिलेगा तब वो उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है? ओके सर। तो चलिए नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, आपको पता है डेटर कौन होता है? जिसे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? जिसे पैसे देने हैं क्रेडिटर को। डेटर, डेटर नहीं लेने। डेटर को देने होते, क्रेडिटर को लेने होते। नहीं। हम डेटर से पैसा लेते हैं। डेटर वो है जिनको हमने गुड्स बेचा है ऑन क्रेडिट। सर मैं डेटर की साइड से बोल रहा था। नहीं, अपने को तो बिजनेसमैन की साइड से बोलना हाँ सर। है ना, बिजनेस ओनर की तरफ से बोलना है। तो बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर कौन है? जिससे हमें पैसा लेना है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार हर साल हमारे 10% डेटर है जो कि उठ जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है? बैड डेट, है ना। तो आपको पता है हर साल 10% लॉस होता ही होता है, तो अब उस लॉस के लिए पैसा साइड पे निकाल के रख दो, मतलब आप उस लॉस को प्रोविजन बना के रख लो। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। क्लियर? समझ आया क्या? यस सर। कोई डाउट है? सर वापस एक बार समझा दो ना। वापस से समझाते हैं। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर फ्यूचर में कोई इनकम या प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए पैसा साइड पे निकाल के रख दो। क्लियर? यस सर। सो ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। आप लोग एक बार अच्छा, मैं आपको जिनके पास बुक्स आ गई हो, ले ली हो, वो तो ठीक है, जिनको नहीं हो उनके लिए मैं आज बुक्स का लिस्ट डाल रहा हूँ ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा और वो पर्टिकुलर बुक मंगवा लीजिएगा एंड स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, स्टार्ट विद योर स्टडीज, ठीक है, ऑन द डेली बेसिस। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो प्लीज आप कभी भी पूछ सकते हैं हमें, ओके। एंड ठीक है, कल मिलते हैं फिर आगे। इस चैप्टर को हम कल वाइंड अप कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, ओके। सो
Meet you all tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye.